जय हिंद दोस्तों, मैं वीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों, आज है जियोग्राफी का एपिसोड 5। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको एपिसोड 4 तक दे दिया है, तो उन सभी एपिसोड के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपने वो सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ कि हम यहाँ पर बात करते हैं टॉप 30 प्रश्नों की, वो भी संपूर्ण व्याख्या के साथ। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर जो भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वे सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार पूछे गए, रिपीट करके बार बार पूछे गए हैं, और ये प्रश्नों की संभावना अधिक रहती है परीक्षाओं में बनने की। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं रोज़ाना शाम को 9 बजे लाइव, तो आप लोग रोज़ शाम को 9 बजे जुड़ना ना भूलें। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वे सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह एसएससी हो, यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट, रेलवे या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए कारगर है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, और बढ़ते हुए प्रश्नों की तरफ आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी किसका नाम है, या फिर रेगुर किसका नाम है, किस मिट्टी का नाम है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज आया है यूपीएससी 2022 का रिज़ल्ट। यूपीएससी 2022 का रिज़ल्ट आया है, जिसमें टॉप 4 लड़कियों ने बाजी मारी है। टॉप 4 नंबर पर लड़कियां हैं, उसके बाद लड़के हैं, और टॉप 10 में कुल 6 लड़कियों ने बाजी मारी है और 4 लड़कों ने। तो दोस्तों, जितने लोग आप हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाइए। क्योंकि जब कोई भी, चाहे देखो परीक्षा चाहे कोई भी हो, जब परीक्षा के जो रिजल्ट आता है और रिजल्ट लिस्ट में आपका नाम दिखाई देता है, तो वो जो खुशी होती है ना, मतलब दुनिया की सभी खुशी से एकदम अलग होती है, एकदम निराला होता है। तो वो खुशी अगर आपको शायद ही आप में से कोई अनुभव किया होगा, अगर जो भी अनुभव किया है तो वो समझ सकता है कि भाई वो खुशी क्या है ना। वो खुशी जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशी में से एक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आइए बात करते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी या फिर रेगुर किस मिट्टी का नाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का या लेटेराइट मिट्टी का। आपको मिलते हैं 5 सेकंड और आप उत्तर कीजिए। उत्तर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो काली मिट्टी है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? चरनोजम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है या फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, या रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है, या काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है। प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से पूछे तो आपके सामने 4 उत्तर हैं, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या झारखंड में। और आपको मिलते 5 सेकेंड बताने के लिए उत्तर। तो बताइए दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर है साथियों महाराष्ट्र में। यानी रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आज है हमारा तीसरा प्रश्न है। और तीसरा जो प्रश्न है कहता है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है या फिर सर्वाधिक उपयुक्त, यहाँ पर होगा नहीं रहेगा, इसको काट देते हैं। ठीक है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ना। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। 5 सेकंड मिलते हैं दोस्तों, आपको उत्तर कीजिए कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों हाँ, उत्तर कीजिए। पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका भी सही उत्तर क्या है? काली मिट्टी। ठीक है, क्या? काली मिट्टी। इस प्रश्न में या फिर इस एपिसोड में हमने मिट्टी और फसलों से या फिर कह लीजिए बांध परियोजनाओं से कुछ प्रश्नों को शामिल किया है। देखिए, मैं एक तरफ से लगातार प्रश्नों को शामिल करते हुए चल रहा हूँ, उन टॉप 30 प्रश्नों को जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं एक लगातार भी प्रश्नों को लेकर के चल रहा हूँ, तो आप लोग मेहनत से पढ़ते हुए रिपीट करते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कैसी है? वो काली मिट्टी है या लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? कह रहा है मालवा पठार पर जो मिट्टी पाई जाती है वह कौन सी मिट्टी है? आपको मिलते 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए। यस 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 दोस्तों, यस। इसका भी सही उत्तर क्या है? काली मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते 5वें प्रश्न की तरफ। और 5वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? यानी भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा यानी कि मिट्टी कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या चूनेदार मृदा? बताइए दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए। वेरी गुड, कुछ लोग एकदम सही उत्तर कर रहे हैं, करते रहें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जलोढ़ मृदा। क्या भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 6वें प्रश्न की। अच्छा, एक बार ध्यान रखिएगा, जो भारत में मिट्टी है, भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की गई है। पिछले वीडियो में मैंने इसका चर्चा किया हुआ था। ठीक है, आज का प्रश्न है कि गंगा के मैदान की, 6ठा प्रश्न है आज का, कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंगा के मैदान में हर साल पानी बढ़ती है और जब पानी बढ़ती है तो ऊपर तक जाती है। ठीक है, तो जब पानी का स्तर कम होता है तो ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है वो पुराना हो जाता है और उसके नदी के जो किनारे किनारे वाला क्षेत्र वो नया रहता है। तो जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं बांगर और नीचे वाला क्षेत्र जो होता है उसको कहते हैं खादर। तो आपके सामने 4 उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कछारी मिट्टी है, कछारी मिट्टी को ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। यानी आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाता है? भाबर, बांगर, खादर या खोंडोलाइट? बताइए, आपके समक्ष 4 उत्तर हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है बांगर। क्या दोस्तों? बांगर। अगर नई कछारी मिट्टी या फिर नई जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछता तो आपका उत्तर क्या हो जाता? खादर। लेकिन यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा, यानी पुरानी कछारी मिट्टी के बारे में पूछा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बांगर होगा दोस्तों। क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जलोढ़ मिट्टी को। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी मिट्टी या फिर मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? बताइए दोस्तों, कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी मिट्टी या फिर मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जंगली मिट्टी? आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए दोस्तों, उत्तर कीजिए, उत्तर करते रहिए आप सब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जलोढ़ मृदा। क्या? जलोढ़ मृदा। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर पूछे कि कितना पाया जाता है तो यह पाया जाता है लगभग 44%। यानी भारत के लगभग 44% पर क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये 43 समथिंग है, लेकिन लगभग में 44% हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। और कह रहा है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है? जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, भूमि की फसल मतलब जो भूमि होता है, ज़मीन होता है, खेत होता है, उसमें कुछ ऐसी फसलों को उगाते हैं जो कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है, उपजाऊ बनाती है। तो वो कौन से फसल है? गेहूँ, चावल, उड़द या गन्ना? बताइए दोस्तों, बताइए। वैसे फसलों को बदल बदल के करने से खेतों में, अगर खेतों में फसल को बदल बदल के खेती करते हैं तो उसकी उपजाऊ जो उर्वरता है बनी रहती है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सा फसल ज़्यादा उपयोगी है इन चारों में? ठीक है दोस्तों, उत्तर करते रहिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उड़द। क्या? उड़द। जैसे हम लोग खेतों में ढैंचा बोते हैं, उड़द बोते हैं, तो ये ढैंचा और उड़द है, ये ऐसी फसलें हैं जो
भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जो खेतों की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जो गांव से होंगे तो सभी लोग जानते ही होंगे, जो भाई सिटी से होंगे वो नहीं हो सकता है कि उनको जानकारी ना हो, जानकारी होगा लेकिन कह लीजिए कि सैद्धांतिक रूप से व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन गाँव वाले खेती करते हैं, जानते हैं, वो देखते भी हैं, है ना। तो आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, यानी भारतीय मिट्टियों में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तांबा की, लोहा की, जस्ता की या मैग्नीज की? देखिए वैसे तो सभी की कमी है, लेकिन कह रहा है सबसे ज़्यादा किसकी कमी है? तो बताइए, आपके सामने मिलते हैं 4 ऑप्शन और 5 सेकंड का समय। बताएं, बताइए 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 बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जस्ता। क्या? जस्ता। यानी जस्ता जो तत्व है यह भारतीय मृदाओं में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा 10वां प्रश्न है और 10वां प्रश्न कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में, पानसु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या लोम मिट्टी में? ठीक है, देखिए ये सभी मिट्टियाँ भी जो आप पानसु लोम सुन रहे हैं सब मिट्टी हैं, लेकिन इसमें कुछ अंग्रेजी नाम है और कुछ मिट्टी ऐसी जो भारत में नहीं पाई जाती हैं। हमने बताया कि भारत में कुल कितनी प्रकार की मिट्टियों की पहचान की गई है? 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की गई है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है भारत पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए। कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चिकनी मिट्टी। क्या? चिकनी मिट्टी। यानी पौधों को सबसे ज़्यादा जो पानी मिलता है किस मिट्टी से मिलता है? चिकनी मिट्टी से मिलता है। ठीक है दोस्तों, 11वां प्रश्न आज का हमारा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? यानी कि जो आप सामान्य सा फसल उगाते हैं, धान, गेहूँ, चावल इत्यादि इत्यादि। चावल क्या मतलब धान, धान से तो चावल मिलता है। तो चावल सॉरी धान हो गया, गेहूं हो गया, सरसों, ये जो सामान्य फसलें हैं इनके लिए जो उर्वर भूमि का पीएच मान होता है वो कितना होना चाहिए, फिर कितने होने की संभावना रहती है? ऑप्शन है आपके सामने। पीएच मान 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए या 9 से 10 होना चाहिए? बताइए दोस्तों, बताएं। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न रहेगा कि पीएच मान का खोज किसने किया था? आपके लिए प्रश्न है और आप लोग कमेंट करिए, जिनको पता है कमेंट कर दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 6 से 7 होना चाहिए। यानी उर्वर भूमि का जो पीएच मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो पीएच मान होता है, ठीक है, यदि पीएच मान 7 है तो भूमि उदासीन रहती है, लेकिन पीएच मान जो है 7 से कम होता है तो जो भूमि होती है वह अम्लीय हो जाती है। चाहे कोई भी पीएच मान यदि 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और पीएच मान यदि 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 12वां प्रश्न है कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तेजाबी मिट्टी से मतलब है यहाँ पे दोस्तों वो जो ऊसर भूमि होता है ना, ऊसर भूमि को ही क्या कहते हैं? तेजाबी मिट्टी कहते हैं। कह रहा है कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? और आपके सामने है 4 ऑप्शन, और आपके सामने 4 ऑप्शन मौजूद है। लाइम का प्रयोग किया जाता है, मतलब चूने का, या जिप्सम का, या कैल्शियम का, या वेजिटेबल कंपोस्ट का? बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताएं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, चाहे मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय हो चाहे बहुत ज़्यादा क्षारीय हो, ठीक, क्षारीय मतलब तेजाबी, तो उसको सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। और 13वां प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी सॉरी 13वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है किस राज्य में? गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में या उत्तर प्रदेश राज्य में? आपको मिलते 5 सेकंड और आप उत्तर कीजिए दोस्तों।
बताएं दोस्तों। वेरी गुड, उत्तर करते रहें आप सब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में। यानी भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगर आपसे कहता है कि भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो वह है गुजरात में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि अम्लीयता दूर करने के लिए या क्षारीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पीछे हमने बात की आपसे, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा 14वां प्रश्न है कि भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। चलिए, आपके सामने 4 उत्तर है। अभी अभी हमने जिक्र किया कि भारत में लवणीय मृदा कहाँ पाया जाता है। देखिए, क्षारीय मृदा तो मैंने बता दिया उत्तर प्रदेश में, मैंने लवणीय मृदा का भी जिक्र किया। तो लवणीय मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है लवणीय मृदा का? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, बताएं। बताएं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। यानी कि सर्वाधिक लवणीय जो क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है? गुजरात राज्य में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? गुजरात राज्य में पाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि भोजपत्र जो वृक्ष है वो कहाँ मिलता है? भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? अरावली पर्वतमाला में मिलता है, या हिमालय में मिलता है, या नीलगिरी श्रृंखला में मिलता है, या विंध्याचल पर्वतमाला में मिलता है? आपको मिलता है कुल 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए कि भोजपत्र कहाँ मिलता है। और मैंने आपको पढ़ाया है, जो आप वनस्पति चैप्टर जब हम आपको भारत का भूगोल बता रहे थे तो मैंने बताया हुआ है ना। जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो भी जानते हैं, और मैंने भूगोल का कुल 20 लेक्चर, कितना? 20 लेक्चर यूट्यूब पर भी पढ़ाया हुआ है। तो आप उसको देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा हुआ है, देख लीजिए। आगे से जब भी हम भूगोल को कंटिन्यू करेंगे तो उसी के आगे से करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन मैंने समझाया हुआ है, पूरा का पूरा मैप के माध्यम से हमने आपको समझाया हुआ है। आप देखेंगे तो खुद ही कहेंगे नहीं कुछ बताया गया है ना। तो आपसे प्रश्न था कि भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिमालय में मिलता है। कहाँ मिलता है? हिमालय में मिलता है। क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की तरफ। देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न हमने शामिल किए, पहले मैं बताया हूँ कि सभी क्या है, पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, और एक बार नहीं 2-3 बार पूछे गए हैं। कुछ कुछ प्रश्न तो 5-5 बार पूछे गए हैं ना। ठीक है, और ऐसा भी नहीं केवल वनडे एग्जाम में, सामान्य एग्जाम में, पीसीएस परीक्षा के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? साल वृक्ष का, खैर वृक्ष का, बबूल का, या साजा का? आपके समक्ष है 4 ऑप्शन और मैं आपको दे रहा हूँ 5 सेकंड का समय, उत्तर कीजिए। जो कत्था, वहाँ वही जो चुन्ना में लगता है ना कत्था, जिससे पूरा लाल हो जाता है। भाई पान तो बहुत लोग चबाते, वैसे शादी में अगर फ्री का मिलता है लोग हाँ तगड़ा चबाते एकदम। तगड़ा का मतलब है खूब सारा, 1 ठो नहीं 2-3 ठो नहीं 5-7 ठो चबाने लग जाते हैं ना, चूँकि फ्री का मिलता है। ध्यान रखिएगा, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खैर पेड़ का। किसका? खैर वृक्ष का। आगे बात करते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? यानी भारत में कौन सा या फिर किस प्रकार का वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन है 4, पर्वतीय आर्द्रशीतोष्ण वन, या उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। आपको मिलते 5 सेकंड का समय दोस्तों और आपको उत्तर करना है। ठीक है, बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाया जाता है। और हमने ये भी आपको बताया, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया है। बताएं बताएं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका मतलब यह है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का मतलब यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन का मतलब है मानसूनी वन। क्या दोस्तों? मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो पर्णपाती वन या मानसूनी वन होते हैं, चूँकि ये अपने पत्ते को वर्ष के एक निश्चित समय में, जैसे हमारे यहाँ जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ कैसे वन पाए जाते हैं यूपी में, यहाँ पाए जाते हैं मानसूनी वन, यानी यही उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये वर्ष का एक निश्चित समय आता है जिसको हम लोग बसंत ऋतु कहते हुए होली वाले के समय में
सभी पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को एक साथ गिरा देते हैं। एक साथ का मतलब ऐसा नहीं कि भाई 1 2 3 बोले तो सब गिर गए, ऐसा नहीं है, मतलब एक ही समय में गिराते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यानी कि मानसूनी वन। अगला प्रश्न है कि सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? किसके उत्पाद का मतलब कौन से वन हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, अच्छा जो पर्णपाती वन है उसी को पतझड़ वन भी कहते हैं और मौसमी वन भी कहते हैं। ठीक है, मानसूनी। दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, तीसरा है पर्वतीय वन, चौथा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आपको उत्तर करने के लिए मिलते हैं कुल 5 सेकंड का समय। आप उत्तर कीजिए, उत्तर कीजिए। तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं पाए जाते हैं? कटहल में, गुल्लर में, आर्किड में या फर्न में, या फर्न में। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, आप उत्तर कीजिए। बताइए कि किस पौधे में फूल नहीं पाया जाता है। 5 सेकंड का समय है दोस्तों, बताएं, दनादन बताएं, फटाफट बताएं आप सब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या? फर्न। यानी जो फर्न पौधा है इसमें फूल नहीं पाए जाते। यह कटीला वन है। कैसा वन है? कटीला वन है। ठीक है दोस्तों, कटीला पौधा है कौन? फर्न, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है, यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक सिंचाई होता है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश में। उत्तर कीजिए दोस्तों, आपके समक्ष ये 4 ऑप्शन मौजूद हैं, बताएं। बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, बताएं बताएं बताएं, बताइए कौन सा सही उत्तर है इन चारों में? मध्य प्रदेश है या हरियाणा है या उत्तर प्रदेश, पंजाब? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंजाब। यानी पंजाब क्या है? सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य, यानी पंजाब राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोग जो लोग देख रहे हैं वीडियो, कम से कम लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने जो भी सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा लाइक वाइक मारो यार, ठोको, है ना। चलिए, ठोको का मतलब लाइक ठोको, शेयर ठोको, है ना। लाइक बटन दबाओ, शेयर बटन दबाओ और फिर सब्सक्राइब बटन दबाओ अगर नहीं दबाए हैं अभी तक तो। आगे बात करते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। और 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? किसके द्वारा दोस्तों नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या पंजाब में? बताइए दोस्तों, 5 सेकंड का ऑप्शन है आपके पास। 21वां प्रश्न है नलकूपों द्वारा। ये प्रश्न पीसीएस परीक्षा में 3 बार पूछा गया है ना। तो वनडे एग्जाम में भी कई बार पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो बताइए कि नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? अपना उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, यानी इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? गांधी सागर बांध से या भाखड़ा नांगल बांध से या हरकी बैराज बांध से या गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध से या गोविंद बल्लभ सागर बांध से? तो बताएं, ये आपके सबक 4 उत्तर हैं और आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए कि इंदिरा गांधी कहाँ से निकलती है। बताएं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हरिके बैराज। अरे बोलो क्या? हरिके बैराज। यानी इंदिरा गांधी जो निकलती है कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से निकलती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो हरिके बैराज है, कह रहा है कि हरिके बैराज यानी इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल। ठीक है, जल ये सिर्फ कहाँ से आ गया जी? सिर्फ तो नहीं रहना चाहिए, स्रोत होगा। क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत होगा। ठीक है, क्या होगा? स्रोत। कह रहा है कि हरिके बैराज निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? ठीक है, आप क्वेश्चन वाला छोड़ दिए, बस इतना बताइए कि हरिके बैराज जो बांध है किन नदियों के संगम पर बनाया गया है? रावी और ब्यास नदी के संगम पर, या झेलम और चिनाब नदी के संगम पर, या चिनाब और सतलज नदी के संगम पर, या ब्यास और सतलज नदी के संगम पर? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। तो दोस्तों उत्तर कीजिए और बताइए कि किन 2 नदियों के
संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों व्यास और सतलज। क्या दोस्तों? व्यास और सतलज। देखिए सतलज नदी ऐसे प्रवाहित होती रहती है, ठीक है, ऊपर से ब्यास नदी आकर के इसमें मिल जाती है, और जहाँ पर ब्यास नदी मिलती है यहीं पर क्या बनाया गया है? हरिके बैराज नामक बांध बनाया गया है। और ये बांध बना करके यहाँ से क्या कौन सी नदी निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। क्या दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंग नहर, क्या गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया था? किसने करवाया था? गंग सिंह ने करवाया था। गंग सिंह ने करवाया था। तो कब करवाया था? 1930 में, या 1927 में, या 1944 में, या 1932 में? ध्यान रखिएगा, गंग नहर जो है सबसे पुरानी नहरों में से एक है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो गंग सिंह ने करवाया है। कब करवाया था भाई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सन 1927 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? सन 1927 में। तो दोस्तों आज का हमारा 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्या दोस्तों? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है कि रावी नदी पर, सिंधु नदी पर, चिनाब नदी पर, या सतलज नदी पर। तो इसका चार ऑप्शन में कौन सा सही है? किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बनाया गया है? आपको उत्तर करनी है दोस्तों। उत्तर कीजिए, फटाफट कीजिए दोस्तों। वेरी गुड, करते रहें आप सब, उत्तर करते रहिए। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बनाया गया है सतलज नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? सतलज नदी पर, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं 26वां प्रश्न की। 26वां प्रश्न को बहुत ध्यान समझने का प्रयत्न करिएगा। कह रहे हैं कि जो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, यानी किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, या हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की, या हरियाणा, पंजाब की, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो भाखड़ा नांगल परियोजना तो सबसे पहली बात कि एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो इसमें से किसका संयुक्त परियोजना है? आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आप एक उत्तर कीजिए। चलिए कीजिए उत्तर। आपको मिलता है कुल 5 सेकंड का समय। चलिए दोस्तों फटाफट करिए, उत्तर करते रहिए आप सब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। यानी भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। कह रहा है 27वां प्रश्न है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस पर स्थित है, या फिर किस राज्य में स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, या आंध्र प्रदेश में? तो आपके समक्ष चार ऑप्शन है दोस्तों, और आपको उत्तर करना है। बताएं बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा है? ए बी सी डी कौन सा है? बताइए, जहां कहेंगे मैं वहीं पर इसको टिक लगा दूंगा। बताएं, बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ दोस्तों? कर्नाटका में। यानी जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है वह कहाँ बनाया गया है, फिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगर पूछता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो दोस्तों यह है कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा 28वां प्रश्न है कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद किस नदी से संबंधित है? तमिलनाडु और कर्नाटक का जो जल विवाद है दोस्तों किस नदी से संबंधित है? कृष्णा नदी से, या कावेरी नदी से, या महानदी से, या गोदावरी नदी से? तो दोस्तों आपके समक्ष चार ऑप्शन है। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है पीसीएस में भी और वनडे एग्जाम्स में भी। एसएससी में तो तगड़ा रूप से पूछा जाता है सब प्रश्न, है ना। तो कह रहा है कि तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, अभी मैंने जिक्र किया था उस नदी का, या वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, यानी कावेरी नदी से, ठीक है। यानी कावेरी नदी का जो जल है उसके लिए विवाद किन राज्यों में है? तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड। और आज का हमारा 29वां प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना, क्या नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर,
कावेरी नदी पर, पेनगंगा पर या गोदावरी नदी पर। तो बताना है दोस्तों कि ये जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है किस नदी पर स्थित है, बताएं। आपके सामने 5 सेकंड का समय है और 4 ऑप्शन है। तो बताएं दोस्तों कौन सा उत्तर सही है, बताइए बताइए। 4 ऑप्शन है, कृष्णा, कावेरी, पेनगंगा या गोदावरी। कौन सा सही है? जो कहेंगे आप उसी को टिक लगा देंगे, लेकिन सही कहिएगा, गलत मत कहिएगा, है ना। वेरी गुड दोस्तों। तो ये है कृष्णा नदी पर, यानी ये परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 30वें प्रश्न पर। और 30वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर, शाखा नहीं रहेगा, नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। यानी कि भारत के किस राज्य में, अभी तो देखे थे भाई किस नदी पर, ये हो गया। अब कह रहा है कि किस राज्य में है, कर्नाटक में है या तेलंगाना में है या आंध्र प्रदेश में है या उड़ीसा में है दोस्तों। तो आपको ये उत्तर करने, बताइए कि इसमें कौन सा उत्तर सही है, किस राज्य में है नागार्जुन सागर बांध परियोजना, बताएं, बताते रहिए। तो दोस्तों यह है आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में। यानी जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है यह कहाँ है? कृष्णा नदी पर स्थित है। किस राज्य में पूछे तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे जो अगला 30 प्रश्न होगा उसमें बांध परियोजनाओं से बहुत सारे प्रश्न होंगे जो प्रश्न पूछे गए। ठीक है, और उसमें कुछ कृषि से संबंधित होंगे और क्रांति से संबंधित प्रश्न होंगे। तो उस वीडियो को भी देखना मिस मत करिएगा। और जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उन सभी वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा दोस्तों। तो ध्यान रहे कि आज का आपका ये 30 प्रश्न कैसा लगा, आप लोग उत्तर ज़रूर करके बताइएगा। और अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और उन छात्रों तक पहुंचाइए जो इसके ज़रूरतमंद है या फिर जो रिवीजन करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों उनसे जब भेजिएगा तो उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कह दीजिएगा यार, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लेते हैं आपसे विदा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।